मुंबई के करीब एक जगह है ठाणे, आप सभी ने नाम सुना होगा। ठाणे पुलिस को 4 अप्रैल को एक चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी जो है किसी संतोष महादेव नाम के आदमी ने लिखी है और चिट्ठी भेजी गई है डीसीपी जोन 1 के ऑफिस में। और इसके अलावा यही जो चिट्ठी है इसकी एक कॉपी मानवाधिकार आयोग के दफ्तर में भी भेजी गई। चिट्ठी को जब पुलिस ऑफिसर्स ने खोला तो उन्होंने देखा कि संतोष महादेव नाम के इस आदमी ने पुलिस को ये बताया है कि मुंब्रा इलाके में सिर्फ 1.5 साल की एक छोटी सी बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। आप उसे मर्डर भी मान सकते हैं। और मौत के उस मामले को कातिलों ने बहुत चालाकी से छिपा लिया है। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब 1.5 साल की बच्ची की मौत और ये जो चिट्ठी है, चिट्ठी में बच्ची का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम समाज से बताया गया है। लेकिन संतोष महादेव नाम का ये जो आदमी है जिसने ये गुमनाम खत लिखा है, उस आदमी ने अपना नाम तो लिखा ही था, उसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस भी उस चिट्ठी में दर्ज किया था, लिखा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डीसीपी जोन के ऑफिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की और उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि वो मोबाइल नंबर डिफंक्ट है, यानी गलत है। पुलिस की एक टीम जो है उस पते पर भेजी गई जहां संतोष महादेव ने अपना पता बताया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो पता ही गलत है, वो पता एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये दोनों बातें गलत साबित हुई। लेकिन चूंकि एक एनोनिमस कॉल था, मतलब लेटर था, और आम तौर पर इस तरह का इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई कौन झमेले में पड़े, मर्डर केस के बारे में बता रहा हूँ तो क्यों अपना पता देना या मोबाइल नंबर देना। तो कई बार लोग फेक आइडेंटिटी से या फेक नंबर से भी इस तरह की चिट्ठियाँ लिखा करते हैं। तो इसीलिए पुलिस जो होती है, पुलिस का ये काम है कि वो इस तरह के लेटर्स में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करे, चाहे वो गलत निकले या सही निकले। अगर गलत निकले तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसने भी चिट्ठी लिखी है उसको ट्रेस करे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि उसने सरकार का, पुलिस का, महकमे का, सबका वक्त बर्बाद किया, लोगों में डर पैदा किया। और अगर मान लीजिए जानकारी सही निकलती है तो पुलिस का काम तो उस केस को सॉल्व करना ही सबसे पहले बन जाता है। तो इस मामले में पुलिस को जो शुरुआती तफ्तीश हुई उसमें संतोष महादेव नाम का कोई आदमी नहीं मिला और न ही ऐसा कोई फ़ोन नंबर मिला और न ही वो उस तरह का कोई एड्रेस ही मिला। लेकिन पुलिस ने यह तय किया कि वो इस मामले को एक्सप्लोर करेगी और पता करने की कोशिश करेगी कि क्या 1 से 1.5 साल के किसी छोटी सी बच्ची की, जिसका ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से है, उसकी हत्या हुई है या नहीं। और इस कोशिश में जो जिम्मेदारी है वो क्राइम पुलिस इंस्पेक्टर संजय दवाने को डीसीपी ऑफिस से इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई। संजय दवाने साहब ने ये किया कि उन्होंने तय किया कि वो आसपास के सारे कब्रिस्तान में जाकर ये पता करेंगे कि क्या इस एज ग्रुप की किसी बच्ची को वहाँ दफनाया गया है या नहीं। क्योंकि अगर कत्ल हुआ है तो जाहिर सी बात है फिर उसके 2 नतीजे हो सकते हैं। एक तो ये कि लाश को ही जो है वो कोई गायब कर दे, कहीं किसी सुनसान जगह पर फेंक दे, किसी नदी में डाल दे या कुछ कर दे, मतलब डेड बॉडी को बिल्कुल ही छुपा दे। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कत्ल ना बताकर एक्सीडेंट या ऐसी कोई और बात बताकर उस लाश को धोखे से किसी कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। तो पुलिस ने तय किया कि वो अपने तौर पर इस मामले को एक्सप्लोर करेगी, पता करने की कोशिश करेगी। और इंस्पेक्टर संजय दवाने ने जांच करते हुए अलग अलग कब्रिस्तान का दौरा करने का फैसला किया। दवाने साहब दौरा कर रहे थे, कई कब्रिस्तान घूम आए। एक कब्रिस्तान जो मुंब्रा इलाके में है उसका नाम है कौसा मुंब्रा कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान में पुलिस को यह पता चला कि उसे 18 तारीख को उस कब्रिस्तान में, यानी 18 मार्च को, एक 1.5 साल की बच्ची को दफनाया गया है। अब ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल जो गुमनाम चिट्ठी में लिखी बातें थी उससे हूबहू मेल खा रही थी, क्योंकि जिसने चिट्ठी लिखी थी उसने भी तकरीबन 1.5 साल के किसी बच्ची के कत्ल की बात लिखी थी और साथ ही ये भी बताया था कि मुस्लिम समाज से उसका ताल्लुक है और यहाँ 1.5 साल की एक बच्ची को दफनाया भी गया था और मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। तो ये जब पता चली बात पुलिस को, तो पुलिस ने उस कब्रिस्तान में जाकर जो भी उसका केयर टेकर था उससे कहा कि ठीक है, रजिस्टर दिखाओ ताकि हम ये देख पाएँ कि वो बच्ची कौन थी और क्या मामला था।
तो जो भी वहाँ का केयरटेकर था उसने रजिस्टर दिखाया। बच्ची का नाम था लबीबा शेख और उम्र थी 18 महीने, यानी वही कोई 1.5 साल। और साथ में एक डेथ सर्टिफिकेट भी उस लड़की का पुलिस मतलब कब्रिस्तान मैनेजमेंट के पास मौजूद था। अब डेथ सर्टिफिकेट का मौजूद होना इस बात की तस्दीक कर रहा था कि उस बच्ची की मौत जो है कोई एबनॉर्मल मौत नहीं है, बल्कि उसको नॉर्मल डेथ हुई है या कोई फेटल एक्सीडेंट या ऐसी कोई चीज़ होगी। हालांकि एक्सीडेंट अगर हो तो पुलिस केस बनता है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट अगर किसी डॉक्टर ने दे दिया है और उस डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर अगर बच्ची का कफन दफन हो गया तो आप समझ लीजिए कि वो डेथ सर्टिफिकेट जो है नॉर्मल डेथ के हक में ही इशारा कर रही होगी या नॉर्मल डेथ का ही पता दे रही होगी। तो खैर एक डेथ सर्टिफिकेट के बारे में भी पुलिस को पता चला और ये सर्टिफिकेट भी मुंबई के एक लोकल हॉस्पिटल से जारी किया गया था। लेकिन इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पर एक बड़ा सवाल था। वो सवाल इसलिए था क्योंकि अगर तो बच्ची की मौत के पीछे कोई साजिश थी और वाकई बच्ची की मौत जो है नॉर्मल मौत नहीं थी बल्कि उसे मारा गया था, तो फिर डेथ सर्टिफिकेट भी सवालों के घेरे में होना लाजमी है, क्योंकि ऐसे किसी मौत पर कोई हॉस्पिटल कैसे डेथ सर्टिफिकेट दे सकती है जब तक इस मामले की जांच पुलिस से न करा ली जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने ये तय किया कि वो इस डेथ सर्टिफिकेट की जांच करने से पहले उस मुंब्रा इलाके में, उस लोकेलिटी में जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ जाकर पुलिस ये वेरीफाई करेगी, पता करेगी कि क्या इस एज ग्रुप की किसी लड़की को कभी भी इस कब्रिस्तान में लाए जाने से पहले इलाज के लिए कहीं लाया गया था या नहीं। तो पुलिस अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाने लगी। इंस्पेक्टर संजय दवाने की टीम जो है वो चक्कर लगाने लगी और इसी क्रम में पुलिस को प्राइम हॉस्पिटल में इससे जुड़ी हुई एक जानकारी, एक खबर मिली। पुलिस को पता चला कि प्राइम हॉस्पिटल में 18 मार्च को ही एक 1.5 साल की छोटी सी बच्ची को उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता लेकर आए थे और उसके सिर में चोट लगी हुई थी और सिर से काफ़ी खून बह रहा था। डॉक्टरों ने जब इस चोट के बारे में पीड़ित बच्ची के माता पिता से पूछा तो दोनों ने ये बताया कि बच्ची को स्किन एलर्जी है और ऐसे में स्किन जो है वो अपने आप फट जाती है और ढेर सारा खून किसी भी जगह से कभी भी रिसने लगता है, बहने लगता है। तो ये बात जब डॉक्टरों ने सुनी तो वो काफ़ी हैरान हुए। हालांकि उन्होंने अपने लेवल पर बच्ची को जितना हो सकता था ट्रीट किया प्राइम हॉस्पिटल में और फिर उन्होंने उस बच्ची को आगे किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए रेफ़र कर दिया। ट्रीट तो डॉक्टर्स ने किया, लेकिन डॉक्टर के मन में एक खटका सा था कि जो स्टोरी इस बच्ची के पेरेंट्स ने बताई, क्या वो स्टोरी सही है या फिर इस बच्ची के सिर में किसी घातक चीज़ से हमला किए जाने या किसी चीज़, भारी चीज़ पर वो गिर जाने की वजह से बच्ची को इस तरह की चोट लगी है। इस तरह का डाउट जो है उस डॉक्टर के मन में था। हालांकि दिक्कत ये हुई कि उस डॉक्टर ने तब इस डाउट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और पुलिस को इन्फॉर्म करने की जगह उन्होंने इस केस स्टडी को या बच्ची को, जो भी कहें, पीड़ित बच्ची को आगे किसी दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया। अब दूसरे हॉस्पिटल में भी पुलिस पहुंची और उस बच्ची के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई। तो जानकारी जुटाने पर यही पता चला कि बच्ची के सिर में घातक चोट लगी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। और डॉक्टरों को चोट वाली बात तो लग रही थी, लेकिन बच्ची के माता पिता बार बार ये बता रहे थे कि बच्ची को कोई एलर्जी वाली परेशानी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो जब पुलिस को ये जानकारी हॉस्पिटल से मिली तो पुलिस ने फिर तय किया कि अब बच्ची के माता पिता से बात करना और मिलना ज़रूरी है। हॉस्पिटल से ही बच्ची के माता पिता का एड्रेस भी मिल गया। बच्ची के पिता का नाम मोहम्मद जाहिद और बच्ची की माँ का नाम नूरानी है। तो पुलिस जाहिद और नूरानी के पते पर पहुंची मुंब्रा इलाके में। ये जाहिद जो है एक मदरसे में मौलवी का काम किया करता था, यानी मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम दिया करता था, पढ़ाया करता था। और नूरानी हाउसवाइफ थी। और ये जो बच्ची है ये इस जोड़ी की 5वीं संतान थी और मेरे ख्याल से दूसरी बेटी थी। तो पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने पुलिस को बताया कि हाँ, उनके बच्ची की अभी कुछ रोज़ पहले मौत हुई है, लेकिन वो तो बीमार थी, उसको एलर्जी थी, तो उसके स्किन से खून आया करता था और उस रोज़ सिर के हिस्से से खून बह रहा था। वो डॉक्टर के पास ले गया लेकिन बच्ची बच नहीं पाई। तो ये बात लेकिन अपने आप में बहुत अजीब थी, क्योंकि स्किन एलर्जी तो कई तरह की होती है और ऐसी स्किन एलर्जी भी होती है जिसमें मान लीजिए कोई स्किन का कोई हिस्सा फट जाए और खून निकले। आमतौर पर तो
ठंड के दिनों में भी आपको पता है कि स्किन जब ड्राई हो जाती है तो फटता है, खून भी निकल आता है। लेकिन इतना खून निकले कि किसी बंदे की मौत हो जाए और वो खून किसी घातक चोट के जैसा नज़र आए, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। लेकिन डॉक्टर्स ने इसके बारे में पुलिस को बताया था। ऐसे में पुलिस ने जाहिद और नूरानी से अलग अलग पूछताछ करने का फैसला किया और इस पूरे घटनाक्रम, बच्ची के स्किन में घाव होने से लेकर उसके कफन दफन तक की पूरी प्रक्रिया जो है माता पिता दोनों से अलग अलग पुलिस ने पूछा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि माता पिता दोनों ने पुलिस की पूछताछ में अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाई। कभी स्किन एलर्जी की बात कही, कभी गिर जाने की बात कही, कभी चोट लगने की बात कही, कभी कुछ कहा। और आमतौर पर अलग अलग कहानियाँ इंसान तभी सुनाता है जब वो कोई झूठ बोल रहा होता है। तो पुलिस को शक तो पहले ही था, गुमनाम चिट्ठी ने भी इशारा दिया था, और जब ये माता पिता इस तरह की बातें करने लगे तो पुलिस का शक जो है वो यकीन में बदल गया। इस बीच पुलिस को ये भी पता चला कि जाहिद और नूरानी की जो एक और बेटी है, उस बेटी की उम्र यही कोई 4 साल के आसपास है, उसके सिर पर भी तकरीबन 1 या 2 साल पहले बहुत घातक चोट लगी थी। और तब उस मामले में पुलिस ने भी उस केस की जांच की थी और जाहिद और नूरानी के खिलाफ उस समय कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन वो बच्ची चूँकि जीवित है तो ऑब्वियसली लापरवाही से चोट लगने लगाने का मामला जो है इस जोड़ी पर, दंपति पर दर्ज हुआ होगा। लेकिन वो मामला वक्त के साथ जो है उस मामले में या तो कोर्ट का कोई फैसला आ गया होगा या फिर हो सकता है कि इनको क्लीन चिट भी मिल गई हो। लेकिन चूंकि वो कोई फेटल मामला नहीं था और आमतौर पर पेरेंट्स जो है वो बच्चों के कस्टोडियन होते हैं, तो पेरेंट्स के एक्ट पर आसानी से सवालिया निशान नहीं लगता। तो इस मामले में भी जाहिद और नूरानी को इस बात का बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा था। डॉक्टर्स ने बेनिफिट दी थी, डेथ सर्टिफिकेट दे दिया था। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल चले गए, सिर में घातक चोट लगी हुई थी, लेकिन किसी डॉक्टर ने पुलिस को नहीं बताया। तो ये बच्चों का कस्टोडियन यानी बच्चों के अभिभावक होने का फ़ायदा जो है जाहिद और नूरानी को मिल रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस ने जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की, अलग अलग पूछताछ की, तो दोनों ने अलग अलग झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई। और तब पुलिस को जब यकीन हो गया तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे सख्ती की गई तो इन्होंने माना कि हाँ, उन्होंने ही अपनी 1.5 साल की छोटी सी बच्ची की हत्या की है और सिर पर घातक चोट मारकर हत्या की है। जिसके बाद उन्होंने हत्या को एक नॉर्मल डेथ का शक्ल देने की कोशिश की और इसके लिए वो अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए और झूठी कहानियाँ सुनाई। और फाइनली एक हॉस्पिटल से डेथ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने में, हासिल करने में भी वो कामयाब हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी बच्ची को दफना दिया था। उन्हें ये नहीं पता कि ये राज कैसे खुला और किसी को कैसे पता चला कि उनकी बच्ची की मौत जो है वो नॉर्मल मौत, मतलब कत्ल का मामला है, ये दूसरे किसी को कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने तो पूरी दुनिया को नॉर्मल डेथ ही बताया था। तो खैर, वो एनोनिमस चिट्ठी लिखने वाला कौन था इसका तो अभी पता नहीं, लेकिन पुलिस ने अपने ही छोटी सी बच्ची के कत्ल के आरोप में इस माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया। ये बिल्कुल रीसेंट केस है और अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, इसीलिए 2 सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। एक तो इस कत्ल के पीछे की वजह या मोटिव जो भी आप कह लें वो क्या है, ये पुलिस अभी पता लगा रही है। और दूसरा, हॉस्पिटल से जिस डॉक्टर ने भी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया वो किन हालात में किया, क्या उसके बदले में उसने कोई रिश्वत ली सच छुपाने के लिए, पुलिस अभी इस मामले को भी वेरीफाई कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 1.5 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके माँ बाप थे। अब जो पूरा घटनाक्रम है और जिस तरह से एक और बेटी इनकी थी उस पर भी जानलेवा हमला खुद माँ बाप ने ही किया था, उसे देख कर ये लगता है कि शायद इस माँ बाप को बेटियों से प्यार नहीं है। 5 बच्चे हैं ज़रूर, जिनमें 2 बेटियाँ थी, एक बेटी का तो कत्ल कर दिया, एक बेटी जीवित है, तो बेटियों से प्यार नहीं है और शायद बेटियों से प्यार नहीं है इसीलिए बेटियां बोझ लगती हैं और तभी वो अपनी ही बेटी की हत्या करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें जो पुलिस की तफ्तीश में जो दोषी माता पिता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके पीछे की और कहानी का खुलना अभी बाकी है।